नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में गैर मामूली शख्सियतों को मदऊ करते हैं, जिनमें खिलाड़ी भी होते हैं, सियासतदान भी होते हैं, साइंसदान भी होते हैं, उलमा व मशाइखीन भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। लेकिन आज जिस शख्सियत को हमने मदऊ किया है एकदम डायनामिक है, एनर्जेटिक है और कांग्रेस से वाबस्ता होने के साथ साथ वो कई एक समाजी इदारों से भी वाबस्ता है। लेकिन जहाँ तक हमने उन्हें आज मदऊ किया है उसका ताल्लुक़ रियासत तेलंगाना के इंतखाबात से है। तो मेरी मुराद है जनाब मंसूर अली खान की, जो हमारे दरमियान मौजूद हैं और AICC के सेक्रेटरी हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, वेलकम है हमारे स्टूडियो में जी। तो हम शुरुआत करते हैं रियासती असम्बली के इंतखाबात से। अक्सर ये देखा गया कि जहाँ तक रियासत तेलंगाना असम्बली के इंतखाबात हैं उसमें कर्नाटक के जो लोग हैं, कांग्रेस लीडर्स हैं, उन्होंने अहम किरदार अदा किया। तो आप लोगों ने ऐसा क्या किया कि लोग अब सिर्फ कांग्रेस की बात करने लगे हैं? देखिए, जब यहाँ पर कर्नाटक के चुनाव हुए और हम लोग जो कांग्रेस भारी बहुमत से जीत के आई और उसके बाद तेलंगाना का इलेक्शन आने वाला था, तो मुझे AICC सेक्रेटरी 6 महीने पहले अपॉइंट किया गया तेलंगाना का। और हम लोग जो कर्नाटका में किए, आप जानते हैं कर्नाटका में हमारी डायरेक्ट फाइट बीजेपी के साथ थी जी। और बीजेपी इलेक्शन जो लड़ती है झूठ और परसेप्शन पे लड़ती है। सो हमारा कर्नाटका का चैलेंज क्या था? कंटिन्यूस हम ग्राउंड पे काम किए, फैक्ट्स फिगर, और बीजेपी को वो झूठ बोलते गए, हम सच से काउंटर करते गए। अच्छा। और उनका जो प्रोपोगंडा मशीनरी है वो सब जानते हैं कि 100 बार झूठ बोले तो 101 बार पे सच दिखाई देता है। वहाँ पर हम बीजेपी को हमारी स्ट्रैटेजी ऐसी थी कि सोशल मीडिया और हमारा बहुत मजबूत करके हम मैसेजिंग, ट्रू मैसेजिंग किए, और तो ये जो सच है। और जो मुसलमान थे, जो क्रिश्चियन थे, जो माइनॉरिटीज़ थे, बहुत तंग आ चुके थे बीजेपी का, वो हम सॉर्ट करके कर्नाटक इलेक्शन जीत गए। अब तेलंगाना का इलेक्शन जी, आप देख रहे होंगे तेलंगाना में भी जो BRS की गवर्नमेंट है जी, ये बीजेपी से कोई अलग नहीं है। आप देखिए, उनकी मैसेजिंग देखिए, एक उनका पॉम्प एंड शो देखिए, और जो वायदे किए हैं उसमें कोई वायदा, एक फॉर एग्जांपल वो एम्प्लॉयमेंट का बोलते हैं यहाँ BRS, जब देखें तो जॉब जनरेशन के प्रॉमिस करोड़ों में करते हैं, जब डिलीवर करते हैं कुछ हज़ारों में करते हैं। तब क्या होता है, जब सोशल मीडिया, टीवी और ये मेन स्ट्रीम जो गोदी मीडिया कहते हैं, उनके थ्रू ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं कि तेलंगाना में इतना काम किए हैं, और यहाँ पर भी आके हमें फर्स्ट क्या करना पड़ा, वो कर्नाटक मॉडल में जो हम एक्सपोज करना है, जो झूठ बोल रही थी BRS सरकार। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर था, ऑलरेडी तेलंगाना यंगेस्ट स्टेट है इंडिया का, बट हिस्टोरिकली यूनाइटेड आंध्र प्रदेश हमारा कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग पॉइंट था जी। और हमें जो हमारी स्ट्रैटेजी यहाँ पर जो यूज़ करना पड़ा, एक्सपोजिंग द BRS गवर्नमेंट एंड द अनहोली अलायंस जो बीजेपी और MIM के साथ था जी। सो वो हमारे साथ काम होता नज़र आ रहा है। और जो ग्राउंड वर्क जो हमारे लोकल लीडर्स हैं, और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर चेंज जो आया, राहुल जी का भारत जोड़ो यात्रा, वो क्या हो गया, जो हमारे कार्यकर्ता थे ग्राउंड पे एक्टिविटी मिली जी, इन्वॉल्व हो गए, और जब वो राहुल जी चले एक माहौल बन गया। वो माहौल जो कर्नाटका से वो लेके आए भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना के अंदर, वो माहौल इधर भी आया। उसके बाद हमारा कैडर में एक जान आ गई, नया जोश आया, नया जोश आ गया, और हर जगह एक बिलीफ आ गया, हाँ हम लड़ सकते हैं। जो कर्नाटका जीते वही पॉजिटिविटी तेलंगाना में आ गई, और एक बिलीफ आ गया, राहुल जी जो मैसेजिंग करना चाहते हैं कि मोहब्बत की दुकान और नफरत के बाजार का जो कंपैरिजन हुआ, और ये अब आप जो देखते हैं, मैं जो देखा हूँ लास्ट 6 महीने में, तेलंगाना का कांग्रेस कार्यकर्ता इतना काम करा है ग्राउंड पे। इंशाल्लाह अब
रिजल्ट के दिन देखेंगे, जी जी जो नतीजे आएंगे हमारे पक्ष में ही होंगे। जी जी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक मंसूर अली खान साहब का सवाल है, इनके बारे में बताना ज़रूरी है कि ये जनाब रहमान खान साबिक़ नायब सदर नशीन राज्यसभा के फ़र्जंद भी हैं और समाजी जहदकार हैं, कई एक समाजी तंजीमों से वाबस्ता हैं, माहिर तालीम है। बहरहाल ये बात कर रहे थे तेलंगाना की, तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह कर्नाटक में कर्नाटक मॉडल पर आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किया और ख़ास तौर पर जो मुस्लिम्स थे वहाँ के मुसलमानों ने से एक तरफा कांग्रेस के हक में वोट दिया, तो आप क्या समझते हैं कि वही फार्मूला तेलंगाना में कामयाब हो गया है आपका? जी, कर्नाटका में हमारी लड़ाई सीधे बीजेपी के साथ थी। जी और वहाँ पर जो दहशत का माहौल बनाया गया था बीजेपी के द्वारा, सो सारे मुसलमान समझ गए कि कांग्रेस और राहुल गांधी ही हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं और सोशल जस्टिस दे सकते हैं, इसीलिए एक तरफा वोटिंग हुआ। बट तेलंगाना में हमारी चैलेंज बीआरएस है, बीजेपी है और एमआईएम है। और यहाँ पर भी, और तेलंगाना का इलेक्शन सिर्फ तेलंगाना का इलेक्शन नहीं रहेगा मुसलमानों के लिए। 2024 पार्लियामेंट इलेक्शन भी बहुत, मैं समझता हूँ मुसलमानों को ये इलेक्शन 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन को डायरेक्शन देता है, क्योंकि अगर हम तेलंगाना जीत गए, क्या होता है, पार्लियामेंट बहुत ही अच्छी तरह से तेलंगाना से लड़ सकेंगे और हम स्वीप करेंगे पार्लियामेंट में। और जो अब हमारे बीआरएस क्या करती है इधर, अब बोलेंगे हमें वोट दो, दंगा नहीं हुआ, फसाद नहीं हुआ, हम मुसलमानों के साथ हैं। जो मुसलमानों के इश्यूज आए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो, दूसरे मुसलमानों के इश्यूज हो, ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो, वाइस प्रेसिडेंट, ये अब्सटेन हो गए, फार्म बिल अब्सटेन हो गए। और आगे जाके भी क्या होगा इधर, गारंटी नहीं है कि अगर खुदा ना खास्ता बीआरएस अच्छा कर गई, वो जाके मोदी से हाथ नहीं मिलाएंगे। दिल्ली लिकर स्कैम में क्या हुआ, मजबूरी से मिलाना ही पड़ा हाथ। जी। और ये बीआरएस और बीजेपी का एक अलायंस है। और हम देखें कर्नाटक में देवेगौड़ा साहब इतना बोले मुसलमान प्रेसिडेंट बनाए जेडीएस का, 21 जेडीएस के सीट्स दिए मुसलमानों को। इलेक्शन होते ही कुमारस्वामी जाके बीजेपी के गोद में बैठ गए, अब अलायंस में लड़ रहे हैं। और अब मान के चलिए बीआरएस भी इन फ्यूचर बीजेपी के साथ अलायंस चलेगा। और अनफॉर्चुनेट थिंग है, इनके थर्ड पार्टनर एमआईएम साथ में। तो मुसलमानों को एक ही फोर्स है जो 2024 लोकसभा इलेक्शन, ये इलेक्शन ऐसा है, अगर इधर जीते हम 2024 में मजबूत होंगे, राहुल जी के हाथ मजबूत होंगे। और मैं दावे से कह सकता हूं एक ही लीडर है जो आरएसएस और बीजेपी को काउंटर कर सकता है, वो राहुल गांधी है। बाकी के सब, अब आपका फायदा रहा आप बीजेपी से बाहर रहेंगे, कल फायदा नहीं रहा बीजेपी के साथ अलायंस कर लेंगे, टैक्टिक अंडरस्टैंडिंग फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में कर लेंगे। जी बिल्कुल आपने सही कही है। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, अब यही कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी और आरएसएस या फिर संघ परिवार का अगर कोई हिंदुस्तान में मुकाबला कर सकता है तो फिर वो राहुल गांधी है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अवाम की अक्सर यही राय है, खासतौर पर अक़लियतें इस बारे में बहुत कुछ कहती हैं। लेकिन आपने एक बात कही है दौरान गुफ्तगू, सच और झूठ की बात कही है, और आपने ये भी कहा कि केसीआर जो है वो झूठ बोल रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह नरेंद्र मोदी को झूठा कहा जाता है या दरोगो कहा जाता है, अक्सर लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि अक्सर लोग कहते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि उसी बुनियाद पर केसीआर भी झूठे हैं? झूठी बोल रहे हैं। आप देख लीजिए उनका परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयमेंट हो या वो बोले थे दलित चीफ मिनिस्टर बना देंगे, बनाए, 2 बेडरूम हाउस देंगे, कुछ नहीं हुआ। अब जो केजी टू पीजी एजुकेशन में था वो किए नहीं किए हैं। और ये भी बोले थे निज़ाम शुगर फैक्ट्री री-एस्टैब्लिश करेंगे, किए हैं नहीं किए हैं। और जो मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन से ले जाके 12% करके झूठ बोलते ही चले गए, आज भी बोलते हैं। और इतनी हिम्मत भी है, कोई क्वेश्चन किया तो उसे ज़बरदस्ती बिठा देते हैं। जी जी। सो 4 से 12% किए नहीं किए हैं। और ये केसीआर साहब का क्या हो गया है, वो मोदी जी का एक डायलॉग है, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, झूठ बोलते रहो, ये सब फॉलो करके चले गए। आप कुछ बोले, हम प्रोग्रेस बोलते हैं तेलंगाना में, जॉब्स कितने हैं,
2 बेडरूम फ्लैट्स कितने लोगों को दिए हैं, धरनी पोर्टल का क्या हुआ, जो स्कैम उसमें हुए हैं, और ये क्या कर दिए झूठ बोल के, और लिटरली तेलंगाना स्टेट को लूटा गया है बाय द फैमिली। और तेलंगाना में क्या हो गया, बोलते हैं द रिचर हैव बिकम रिच, द पुअरर हैव बिकम पुअर। आप बोलते हैं आईटी जॉब्स का दिखाते हैं, आईटी सेक्टर ही एक ही सेक्टर नहीं है जो जॉब्स जनरेशन, अगर एक सोसाइटी में बैलेंस नहीं रहा और दूसरे सेक्टर से भी जॉब्स नहीं आए तो आज तेलंगाना का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15% है कंपेयर टू ऑल अदर स्टेट्स, हाईएस्ट इन द कंट्री। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अभी मैंने देखा है चिदम्बरम का एक आर्टिकल पढ़ा था, उन्होंने भी लिखा है कि 15% हो गया है। तो लेकिन एक बात बताइए कि अब तो झूठ की बात आपने की है और कांग्रेस के जो सच्चाई की बात आपने की है, राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान की बात आपने की है, लेकिन एक बात ये बताइए कि तेलंगाना में आपने बहुत काम किया है, क्या देखते हैं, आप इंचार्ज भी हैं तेलंगाना के AICC, तो आप क्या देखते हैं? जी, मैं जो देखता हूँ तेलंगाना में कांग्रेस के चांसेस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। कांग्रेस देखिए, जो कर्नाटका में हम जो 5 गारंटीज इंट्रोड्यूस किए हैं और सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया गया है, बार बार KCR और KTR बोलते हैं इंप्लीमेंट नहीं किया गया, हम इनवाइट भी किए, और यहाँ के लोगों में एक नाराजगी है। लोगों मतलब मैं कॉमन मैन की बात करता हूँ, गरीब की बात करता हूँ। अच्छा, अब बड़े बड़े चैनल जाके आप IT प्रोफेशनल्स, वो भी IT प्रोफेशनल भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जाके हैदराबाद कैसा है बोले तो बहुत अच्छा ही लगता है। जी। हम जो लोग बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं, मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस गवर्नमेंट सबकी गवर्नमेंट है, गरीबों की है, मिडिल क्लास की है, दूसरे क्लासेस की भी है। इसीलिए जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद में जॉब क्रिएशन एंड स्टेबिलिटी गारंटीज, जो हमारे 6 गारंटीज दिए गए हैं, वो बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। देखिए, वी हैव गारंटीज लेडीज के दिए हैं, वुमेन्स के लिए दिए हैं, वी हैव गिवन फार्मर्स के लिए दिए हैं, यूथ के लिए दिए हैं। सो हमारे 6 गारंटीज विल एंश्योर देयर इज सोशल जस्टिस, सोशल डेवलपमेंट, सोशल ग्रोथ, यूनिफॉर्म ग्रोथ फॉर एवरीवन। अच्छा, सबके लिए। अच्छा, ये बताइए, चलिए आपने गारंटीज़ की बात की है, लेकिन कर्नाटक के बारे में कहा जा रहा है कि आप लोगों ने जो गारंटीज़ दी है, अब तक सिर्फ 4 गारंटीज़ पर अमल किया जा सका है। हाँ जी, क्योंकि द 5th गारंटी जो है वो सेमेस्टर सिस्टम पे वर्क होती है। अच्छा, रोजगार का है? हाँ, नहीं, ग्रेजुएट्स का है, ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स का है। अच्छा, सो 6 महीने बाद ही जो सेमेस्टर में पास करते हैं, उसके बाद ही 6 महीने बाद ही इम्प्लीमेंट, इंशाल्लाह वेरी शॉर्टली नेक्स्ट मंथ वो गारंटी भी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। जी जी। तो अब ये बताइए, तेलंगाना की हम बात करते हैं, तो तेलंगाना में आप देखेंगे कि जो रेड्डी बरादरी है, कम्युनिटी है, या फिर दूसरे जो लोग हैं, अक्सर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने तो ऐलान कर दिया है कि हम BC चीफ मिनिस्टर, हालांकि उनको 2 से 4 सीट्स मिलने के चांसेस है, लेकिन आप लोगों ने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया कि हमारा BC से चीफ मिनिस्टर होगा या रेड्डी चीफ मिनिस्टर होगा, तो क्यों नहीं किया? सी, कांग्रेस में एक प्रोसीजर है, जो हमारे जब नंबर्स आएंगे, सो कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी और हमारे हाई कमांड मिलके डिसीजन लेंगे और कोसे वर्क को दें, और चीफ मिनिस्टर एक रहता है, सो सोच समझकर सही टाइम पे डिक्लेरेशन देंगे। बीजेपी तो कुछ भी अनाउंस कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी का प्रेजेंस ही नहीं है। आप जब रिजल्ट्स आएंगे देखेंगे, सो जिसका आप प्रेजेंस ही नहीं है वो किसी को भी अनाउंस कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर। बट एक चीज़ तो है कांग्रेस गवर्नमेंट में, अब BRS की गवर्नमेंट एक फैमिली गवर्नमेंट है, कांग्रेस की गवर्नमेंट ऐसी रहेगी जो हमारा चीफ मिनिस्टर रहेगा तगड़ा अच्छा काम करने वाला चीफ मिनिस्टर है, और जो हमारी हाई कमांड है वो भी वॉच रखेगी स्टेट पर, कैसे जो प्रोग्राम्स दिए हैं, जो गारंटीज दिए हैं, वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहा है। एक बात, चलिए MIM की भी बात करते हैं। आप अपने जैसे कहा है कि BRS, MIM और बीजेपी का ट्रायंगल एक बने हुआ है, यानी एक बुराई का ट्रायंगल है, और वो लोगों को, सेक्युलर ताकतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर आपसे कहा जाए कि मुसलमानों को या सेक्युलर जो हमारे क्रेडिबिलिटी है उसको अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो कौन पहुंचा रहा है? बीजेपी पहुंचा रही है, BRS, या फिर MIM? सी, बीजेपी तो पहुंचा रही है, लेकिन पार्टनर्स हैंड इन ग्लव BRS और MIM है। एक ही सवाल है, असद साहब बोलते हैं राहुल गांधी को आके हैदराबाद में लड़ो, नरेंद्र मोदी को क्यों इनवाइट नहीं करते? और बोलते हैं गोशा महल में क्यों कैंडिडेट नहीं डालते हैं?
अजहरुद्दीन साहब जुबली हिल्स में कंटेस्ट किए हैं। हाँ। अजहरुद्दीन साहब पूरे देश की शान है, मुसलमानों की शान है, वहां ले जाके एक कैंडिडेट डालते हैं। और मैं ये बोलता हूं, यहां पर 9 सीट लड़ते हैं, यूपी में 100 लड़ते हैं, झारखंड तक चले जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, क्यों? और कहां कहां वोट काटते हैं, किसे डायरेक्टली बेनिफिट हो रहा है? असद साहब को सोचना चाहिए कि एक बार बेवकूफ बना सकते हैं लोगों को, 2 बार। अब ये बार कर्नाटक में हशर क्या हुआ उनका, लोग एक्सपोज हो गए हैं। और यहां पर भी वो क्या कर रहे हैं, जहां जहां कांग्रेस की चांस हो सकती है वो डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मेरा यकीन है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। और एमआईएम का अगर वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पे करे, मैं भी परसों गया था, ओल्ड सिटी के हालात जो हैं, सिविक कम्युनिटीज़ जो हैं, वो देखें तो पता चल जाएगा भाई। और बीजेपी हर छोटे मोटे पॉलिटिशियंस को टारगेट करते थे। आज तक एमआईएम के लीडर्स पे कोई कार्रवाई हुई है या सवाल उठा है? आप देखेंगे हर नेक्स्ट डे कांग्रेस लीडर के यहाँ रेड हुआ, ये हुआ, वो हुआ। आप कभी भी सुने हैं एमआईएम के लीडर क्या कुछ हुआ है? ये पूरे जुड़े हुए हैं, हाथ से हाथ मिला के चल रहे हैं, उतना ही हो रहा है। चलिए, कई ऐसे ओपिनियन पोल्स भी आए हैं जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि कांग्रेस गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट। लेकिन आप क्या समझते हैं, अगर हंग असेंबली आ जाए और कांग्रेस लार्जेस्ट सिंगल पार्टी बन जाए लेकिन सिंपल मेजॉरिटी से दूर रहे, तो क्या आप लोग यानी कांग्रेस एमआईएम की मदद देगी? एक तो राहुल जी भी बोल चुके हैं, हम सब बोल चुके हैं, एमआईएम के साथ जाने का सवाल ही नहीं है। अच्छा, और ये बात मान के चलिए, 3 तारीख को मैं आपसे टच में ही रहूँगा, हमारी फुल मेजॉरिटी आ रही है। हमें किसी की मदद नहीं चाहिए और एमआईएम और हमारा कोई रिश्ता और ताल्लुक नहीं रहेगा। आप देखेंगे कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार, आपने जो बात कही है उन्होंने भी यही बात कही है, रेवंत रेड्डी भी यही कहते हैं, राहुल गांधी भी यही कहते हैं। तो ये कांग्रेसी कायदीन के जो लीडर्स हैं, कांग्रेसी लीडर्स हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है इस कदर हाई क्यों है? क्योंकि हम ग्राउंड में देख रहे हैं। हम ग्राउंड का माहौल देख रहे हैं। क्योंकि अब एक क्या होता है, बदनसीबी यह है कि इंडिया में मेन स्ट्रीम मीडिया मैनिपुलेटिव हो गया है। टीआरपी के चक्कर में और एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में सही मैसेज कन्वे नहीं करता। तो अभी भी लोगों में उम्मीद जगाना चाहते हैं कि उम्मीद आ सकती है सरकार भी, पर वो नहीं हो रहा है। हम ग्राउंड से जुड़े हुए हैं और हमारा इंटरनल सर्वे हो और जो हम वर्क किए हैं, अब देखिए 3 तारीख को पूरी बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाएगी। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि चलिए हम नेशनल लेवल पे जाते हैं कि 2024 के इंतखाबात में नफ़रत का जो बाज़ार है वो बंद हो जाएगा और मोहब्बत की दुकान चलने लगेगी? ज़रूर होगा, क्योंकि ये नफ़रत का बाज़ार 10 साल से चला लिए, लोग थक गए हैं, देश को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक पूरा जनरेशन इन्होंने ऐसा झूठ और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। आप भी जानते होंगे प्री 2014 का इंडिया कैसा था, पोस्ट 2014 का कैसा हो गया। हर छोटी चीज़, हर छोटी जगह। सो ये सिर्फ कांग्रेस के हक में नहीं है, देश के हक में ज़रूरी है 2024 में चेंज हो। यहाँ पर भी हालांकि बीजेपी पूरी कोशिश की भाग्यनगर, हैदराबाद वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की, लेकिन यहाँ के लोग समझदार हैं और बीजेपी का ये इलेक्शन के बाद देखेंगे बीजेपी पार्टी ख़त्म हो जाएगी, साउथ इंडिया से ख़त्म हो जाएगी। और मुझे तो पूरी उम्मीद है 2024 में राहुल जी और पूरे देश के लोग वापस वही भारत और इंडिया को लेके आएंगे जो प्री 2014 था। तो इसका मतलब इंडिया कामयाब होगा? ज़रूर कामयाब होगा। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक 2024 के इंतखाबात का सवाल है, अक्सर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी कम से कम 100 सीट से महरूम हो जाएगी। और ख़ास तौर पर एक सवाल ये पैदा होता है, अगर 100 सीट से महरूम हो जाएगी तो उसमें एक साउथ का अहम किरदार होगा। तो आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी ने बार बार नारा लगाया कांग्रेस मुक्त भारत, तो अब आपको ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी मुक्त साउथ होने वाला है? ज़रूर होगा, बीजेपी मुक्त साउथ होगा और आगे जाके देश के लोग जानेंगे कितना बड़ा नुकसान
2 टर्म बीजेपी के और नरेंद्र मोदी के, कभी कभी ऐसा लगता है अब जो प्रेजेंट सिचुएशन है बहुत अच्छा दिखता है, आगे जाके 10-15 साल बाद जब हिस्ट्री देखेंगे पता चलेगा कि ये सरकार कितना 10 साल में डैमेज करके गई, और जो सेक्युलर फैब्रिक और डेवलपमेंटल फैब्रिक जो इंडिया का था कितना डैमेज हुआ है। तो इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि 2024 के बाद एक नया इंडिया और भारत, जो सेक्युलरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन को मानने का भारत, बहुत अच्छी बात वो आएगा। क्योंकि जब जब देखिए नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस का मेन टारगेट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जी जी। जब कॉन्स्टिट्यूशन को ये लोग कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, कुछ भी कम, इसीलिए हर नागरिक की जिम्मेदारी है कॉन्स्टिट्यूशन को बचाए। और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बच सकता है? ये कम्युनल फोर्सेस से दूर को वोट आउट करें। और आज ऐसा लगेगा अरे मुझे क्या होगा, मेरी तो प्रॉब्लम नहीं है, आते 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 हर इंडिविजुअल की प्रॉब्लम है, तब तक अगर देर करे तो खुद ही नहीं बचेंगे। सो इसीलिए मुझे पूरा यकीन है 2024 में आप देखिए लोकसभा में मेजर चेंज होगा भारत। एक बहुत अहम सवाल है, सारे हिंदुस्तानी मुसलमानों के जहन में बार बार ये बात आती है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की मदद कर रहे हैं, तो आखिर क्यों कर रहे हैं? अरे उनके इंटरनल कुछ इश्यूज होंगे, बिकॉज देखिए क्या लॉजिक और रीज़न है। नहीं, आप तजुर्बेकार हैं, आप अच्छी नज़र रखते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं आपको इशारा देता हूँ। अच्छा। लॉजिक यही रहेगी, कुछ उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, उनके ऊपर कुछ इंस्टीट्यूशंस उंगली भी नहीं उठाते, और मेन रीज़न यही होगा मेरे हिसाब से, उनके ऊपर भी बीजेपी का बहुत बड़ा प्रेशर होगा। हाँ, इसीलिए क्या वजह हो सकती है, वेर यू आर, जहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट जीत सकता है वहीं आप लेके जाके वोट स्प्लिट करते हैं और डिवाइड करते हैं। अगर आप जीत रहे हैं, आपके सीट आ रहे हैं, बट ये एक स्टेट में नहीं है ना, आप देख लीजिए बंगाल जाते हैं वही करते हैं, अहमदाबाद। सो मेरे हिसाब से MIM पार्टी इज कंट्रोल्ड बाय द बीजेपी गवर्नमेंट एंड द यूनियन गवर्नमेंट। अच्छा। बहरहाल ये तो आपने बहुत जवाब बहुत सोच समझ कर भी दिया है, मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ दे दिया है जवाब में, कह दिया है। लेकिन एक सवाल ये है कि हम सियासत की बात करते हैं, यानी हमारे अखबार सियासत की बात करते हैं, 75 साल तक मुकम्मल हो चुके हैं सियासत की, ये बर्थ जो एनिवर्सरी है वो हम मना रहे हैं सियासत की पैदाइश की, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं तो सियासत वन ऑफ द, ये इंस्टीट्यूशन है आप इन इटसेल्फ, मूवमेंट है, इंस्टीट्यूशन है, और ये ना सिर्फ हैदराबाद और तेलंगाना की शान है, पूरे हिंदुस्तान की शान है। मैं बेंगलोर में बैठ के आपका एडिशन पढ़ता हूँ, और जैसा जितना हैदराबाद में पॉपुलर सियासत है उतना ही बेंगलोर में भी है। और सियासत जैसे न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स, इंस्टीट्यूशन, मूवमेंट्स देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका जो कवरेज है अनकॉम्प्रोमाइजिंग है। आप कोई भी पार्टी हो, सच बोलते हैं, सही बोलते हैं, और लोगों की आवाज़ बन के बोलते हैं। सो आप जैसे इंस्टीट्यूशंस का रहना डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और इंशाल्लाह यही दुआ करता हूँ आगे जाके 100 साल या उससे ज़्यादा आपका न्यूज़पेपर और मीडिया हाउस कामयाब रहे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, हम अब मैसेज नहीं लेंगे क्योंकि आपने दुआ कर दी है, और इसी दुआ के साथ अपना प्रोग्राम आमने सामने इख्तिताम को पहुंचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।